हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी ठोसों में निबिड़ संकुलन के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था कि जो ठोस होते हैं उनमें अवयवी कणों को एक गोले के रूप में समरूप मानते हुए हम ये कहते हैं कि ठोस में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं ताकि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम रहे। और इस प्रकार की व्यवस्था से जो थ्री में जो संरचना बनती है उसी को अपने बोलते हैं निबिड़ संकुलित संरचनाएं। और ये जो निबिड़ संकुलित संरचनाएं होती है इनका अध्ययन हम तीन भागों में करते हैं। एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना, द्विविमीय और त्रिविमीय। इसमें से भी एक विमीय निबिड़ संकुलन जो संरचना है इसमें हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्या होता है कि अवयवी कण जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ स्पर्श करते हुए एक रेखा में व्यवस्थित होते हैं। और इस प्रकार की व्यवस्था में जो प्रत्येक कण होता है वो नजदीक के दो कणों को स्पर्श करता है। इसलिए हमने कहा था कि इस संरचना की समन्वय संख्या 2 होती है। और इस प्रकार की व्यवस्था से ये जो संरचना बनती है इसको हम बोलते हैं सरल रेखीय संरचना। और साथ में हमने ये भी कहा था कि एक विमीय निबिड़ संकुलन में किसी भी प्रकार की कोई भी रिक्ति नहीं होती है, मतलब कणों के बीच में कोई गैप नहीं होता। आज अपने बात करते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। द्विविमीय निबिड़ संकुलित देखो, जो हमने एक विमीय संरचना बनाई थी जिसके अंदर हमें एक पंक्ति प्राप्त हुई थी इस प्रकार से। इस प्रकार से हमें ये पंक्ति प्राप्त हुई। अब ये जो पंक्ति है यदि इसके ऊपर एक और पंक्ति मैं इस प्रकार से लिखूं ताकि ये दोनों एक ही तल में आ जाए, और ये जो दूसरी पंक्ति है ये मैंने इस प्रकार रखी है ताकि प्रत्येक अवयवी कण का जो केंद्र है, प्रत्येक अवयवी कण का जो केंद्र है वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से एक दूसरे के साथ संरेखित हो जाए। मेरे कहने का मतलब क्या है सुनो, ये मैंने इस प्रकार से ये चार पंक्तियां एक विमीय चार पंक्तियां ये मैंने, ठीक है, और ये इन सभी के केंद्र है। और मैंने कहा पंक्तियों को आपस में इस प्रकार व्यवस्थित करो 2D में ताकि प्रत्येक अवयवी कण का जो केंद्र है वो ऊर्ध्वाधर में क्षैतिज रूप से एक दूसरे के साथ संरेखित हो जाए। तो ये तो हो गया इस प्रकार से, ये हो गया क्षैतिज रूप से एक दूसरे के ऊपर संरेखित, है ना, और ये हो गया इस प्रकार से ये ऊर्ध्वाधर एक दूसरे के ऊपर संरेखित, है ना। इस प्रकार से ये हमने पंक्तियों को व्यवस्थित किया है। अच्छा, इस संरचना में समन्वय संख्या क्या होती है सबसे पहले बात करते हैं। इसमें समन्वय संख्या क्या है तो देखो, समन्वय संख्या के बारे में क्या बताया मैंने। द्विविमीय संकुलित संरचना में एक अवयवी कण जितने अवयवी कणों को स्पर्श करता है उन कणों की संख्या उस संरचना की समन्वय संख्या या कहते हो उप सहस्त्र संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे आप किसी भी कण को देखो, जैसे मान लो मैंने ये कण था तो ये देखो ये कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, इन चार कणों, 1 2 3 और ये 4। अच्छा, इनके केंद्र को मिलाओ
संख्या 4 है और ये कौन से प्रकार की संरचना है? ये है 2D या तो द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संतुलित संरचना है। द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संतुलित संरचना है। निबिड़ संतुलित संरचना क्लियर है? ये आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, एक तो समन्वय संख्या याद होनी चाहिए 4 है। समन्वय संख्या होती है निबिड़ संतुलित संरचना में एक विभेदीकरण जितने विभेदीकरणों को स्पर्श करता है वह संख्या उनकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो एक एक 2D वर्गाकार निबिड़ संतुलित संरचना और इसके अलावा इसमें होता है क्या है, जो एक विमीय पंक्तियां होती है वो एक दूसरे के ऊपर ध्रुवात्मक या क्षैतिज रूप से एक दूसरे के ऊपर संरेखित होती है या तो व्यवस्थित होती है। अच्छा, और इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये अवयवी कणों के बीच में ये देखो रिक्त स्थान रह रहा है। ये हालांकि पास पास व्यवस्थित होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कितना भी पास पास व्यवस्थित क्यों ना हो, ये रिक्त स्थान रहता ही है द्विविमीय संरचना में। ठीक है ना, मतलब द्विविमीय संरचना में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इस कारण है ये जो 2D वर्गाकार निबिड़ संतुलित संरचना है इसके अंदर रिक्ति है और ये जो रिक्ति है जिसको अपने वॉइड बोलते हैं, रिक्ति या इसको बोलते हैं वॉइड, VOID वॉइड, इसमें रिक्ति होती है और इस रिक्ति का मैं नाम क्या दे सकता हूँ? देखो इस रिक्ति के 4 कोने हैं, है ना, तो मैं इस रिक्ति को नाम दे सकता हूँ चतुष्कोणीय रिक्ति। क्या नाम दे सकता हूँ? चतुष्कोणीय रिक्ति। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान रखें, द्विविमीय निबिड़ संतुलित संरचना, जब एक विमीय निबिड़ संतुलित संरचना जो होती है उनको उनकी जो पंक्तियां होती है उन्हें एक दूसरे के ऊपर संरेखित किया जाता है तो 2 प्रकार की 2D संरचनाएं बनती है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है ना। कैसे बनती है? जब पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित करें ताकि प्रत्येक विभेदीकरण ध्रुवात्मक या क्षैतिज रूप से एक दूसरे के ऊपर संरेखित हो जाए तो बनने वाली संरचना को 2D वर्गाकार निबिड़ संतुलित संरचना कहते हैं। और जब एक विमीय पंक्तियों को हम एक विमीय पंक्ति को इस प्रकार व्यवस्थित कर दें, ये मान लो ये एक विमीय पंक्ति है, ये एक विमीय पंक्ति है, ठीक है, और ये दूसरी एक विमीय पंक्ति है और मैंने इस दूसरी एक विमीय पंक्ति को इस प्रकार से व्यवस्थित किया है ताकि दोनों एक विमीय पंक्तियां जो है वो एक दूसरे की खांच में व्यवस्थित हो जाए। अवयवीकरण एक दूसरे की खांच में व्यवस्थित हो जाए, है ना। ऐसे मान लो मैंने ये तीसरी एक विमीय पंक्ति फिर बनाई है, अवयवीकरण एक दूसरे की खांच में व्यवस्थित हो जाए, है ना। हालांकि कर्ण आप और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो या बना सकते हो, लेकिन मैंने जरूरत के अकॉर्डिंग इतने ही करना है। ठीक है, तो जब एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे की खांच में व्यवस्थित किया जाता है तो बनने वाली 2D संरचना को अपने किस नाम से जानेंगे? अच्छा, संरचना का नाम पता करना है कि संरचना कौन सी है। तो मैंने कहा था संरचना का पता करने के लिए क्या करते हैं कि अपने ये चेक करते हैं कि एक अवयवीकरण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है ना। तो देखो ये एक अवयवीकरण हुआ, है ना, और ये अवयवीकरण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? तो देखो इन 6 कणों को स्पर्श कर रहा है, इन 6 कणों को स्पर्श कर रहा है। और यदि अपने इन 6 कणों के केंद्र को सरल रेखा से मिला दें, सरल रेखा से मिला दें तो ये जो संरचना बनती है इसी को अपने बोलते हैं 2D की संरचना। कैसी बन गई है? षटकोणीय। तो मैं इसको कहूंगा ये संरचना है 2D षटकोणीय निबिड़ संतुलित संरचना। 2D षटकोणीय निबिड़ संतुलित संरचना। क्लियर है? अच्छा, इसमें समन्वय संख्या, समन्वय संख्या क्या होती है? एक अवयवीकरण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है। समन्वय संख्या को उपसहसंयोजन संख्या भी कहा जा सकता है। कितनी है? 6। बात करते हैं रिक्ति। क्या होती है रिक्ति? इसमें रिक्ति होगी या नहीं, वॉइड होगी या नहीं? तो देखो रिक्ति तो है, रिक्ति क्या होती है? अवयवीकरणों के मध्य रिक्त स्थान है रिक्ति। लेकिन इस रिक्ति का क्या नाम है? तो देखो इसके अंदर जो रिक्ति है ना, एक तो देखो ये रिक्ति इस प्रकार से
आप पास में देखो तो ये रिक्ति इस प्रकार से बन रही है, फिर इसके पास में फिर देखो तो ये रिक्ति वापस इस प्रकार बन रही है ना। तो आप किसी भी रिक्ति को देखो तो यहाँ पे रिक्तियां दो प्रकार की बन रही है, एक तो रिक्ति होगी ये और एक रिक्ति होगी ये, है ना। इसको तो बोलते हैं, इस रिक्ति का नाम क्या है, त्रिकोणीय रिक्ति, है ना। लेकिन इस त्रिकोणीय रिक्ति का नाम क्या देंगे अपने, इसका नाम है त्रिकोणीय उधरमुखी। ये तो है त्रिकोणीय उधरमुखी अपवर्ड, और ये है त्रिकोणीय अधोमुखी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन से प्रकार की रिक्ति होती है, और त्रिकोणीय रिक्ति होती है, और दो प्रकार की होती है, त्रिकोणीय उधरमुखी और अधोमुखी। अच्छा, इन दोनों संरचना में एक बात होती है कि जब हमने एक विमीय पंक्तियों को एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित किया तो हमने कहा दो प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। एक तो ये कि दोनों पंक्तियों को एक दूसरे के जस्ट ऊपर नीचे व्यवस्थित करते हैं, और दूसरा काश जब एक दूसरे के ऊपर नीचे व्यवस्थित करते हैं तो वर्गाकार संरचना बनती है, और जब खांच में या कहते हैं अवलंबन में व्यवस्थित करते हैं तो षटकोणीय संरचना है ना। इस संरचना के अंदर यदि मैं इस पहली पंक्ति को यदि मैं ए कह देता हूं ना, तो इस सेकंड पंक्ति को भी मैं ए कहूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही पंक्तियों में अवयवी कणों के जो केंद्र है वो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से एक दूसरे के समरेखित है। इसलिए मैं ये कहूंगा जैसा पैटर्न यहाँ आ रहा है, प्रारूप यहाँ आ रहा है, वैसा ही प्रारूप यहाँ आ रहा है केंद्रों का, अवयवी बनते केंद्रों का प्रारूप से नहीं आ रहा है, ऐसा ही प्रारूप यहाँ आ रहा है, ऐसा ही प्रारूप यहाँ आ रहा है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 2D वर्गाकार निबिड़ संकुली संरचना होती है ना, इसको पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसको ए पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। जबकि यहाँ देखो, मान लो मैंने ये कहा ये मेरी ए पंक्ति है, लेकिन क्या ये सेकंड पंक्ति जो है क्या वो जस्ट इसके जैसी है, क्या ये इसी के जैसा प्रारूप है क्या? नहीं। इसके अंदर देखो केंद्र यहाँ है ना, और इसमें केंद्र इससे अलग डिफरेंट ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से संरेखित नहीं हो रहे हैं। ऊर्ध्वाधर क्षैतिज रूप से संरेखित हो रहे हैं, लेकिन देखो ऊर्ध्वाधर रूप से उस ऊपर वाले के साथ संरेखित नहीं हो रहा है। तो मैं कहूँगा यदि ये एक पंक्ति है तो मैं इस पंक्ति को कह देता हूँ बी, है ना। अच्छा, ये तीसरी पंक्ति है ना, तो ये तीसरी पंक्ति जस्ट पहले वाली पंक्ति की जैसी है, तो मैं इसको कहूँगा बाकी। फिर ये पंक्ति और ये पंक्ति सेम है तो मैं इसको कहूँगा बी, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसको अपने ए बी पैटर्न के नाम से भी जानते। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इनका पैटर्न क्या रहता है। तो 2D षटकोणीय निबिड़ संकुली संरचना का पैटर्न तो रहता है ए बी पैटर्न रहता है, और जो 2D वर्गाकार निबिड़ संकुली संरचना है इसका पैटर्न रहता है ए बी पैटर्न रहता है, और दोनों में सामान्य संख्या याद रखनी है, एक में 4 एक में 6। तो ये तो बात कर ली हमने द्विविमीय निबिड़ संकुली संरचना, जो कि किससे बनी थी, एक विमीय पंक्तियों से बनी थी। एक विमीय पंक्तियों को दो प्रकार से एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित कर सकते हैं, और उससे दो प्रकार की दूरी बनती है। अच्छा, ये जो द्विविमीय निबिड़ संकुली संरचना होती है, इन दोनों द्विविमीय निबिड़ संकुली संरचना से जो 3D बनती है ना, वो 3 प्रकार की 3D बनती है। और कौन सी? एक तो इससे बनेगी 3D, और दो इससे बनेगी 3D, है ना। तो 2 3D बन जाएगी, इससे 2 बनेगी और इससे 1, तो टोटल 3D कितनी बनेगी? 3 विमीय संरचनाएं 3 बनेगी। तो ये 3 विमीय संरचनाएं आपने पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुली संरचना। त्रिविमीय निबिड़ संकुली संरचना के बारे में आलोचना करते हैं।
क्या काम में जो टूटी वर्गाकार होती है संरचना, इससे तो एक 3D बनेगी। क्या नाम होगा इसका? इसका नाम होगा 3D सरल घनीय। सरल घनीय ठीक है। और जो टूटी षटकोणीय संरचना होगी, इससे हमारे पास टोटल 2 3D। कौन सी? एक तो बनेगी 3D HCP षटकोणीय, जो पूरा नाम अपने आगे लिखो 3D HCP, और एक बनेगी हमारे पास 3D FCC, जिसको CCTV कहा जाता है। ये हमें टोटल 3 3D पढ़नी है। तो भैया पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए कि टोटल 3D जो बन रही है वो 3 है। इसमें से एक 3D तो इससे बनेगी और 2 3D है वो टूटी षटकोणीय से। ठीक है। अच्छा, 2D वर्गाकार संरचना में हमारे पास इस प्रकार की संरचना है। हमने ये कहा था कि अवयवी का जस्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे है ना। तो ये हमारी एक परत होती है, एक परत, जिसमें ऐसा था। जबकि टूटी षटकोणीय में क्या था? अवयवीकरण इस प्रकार से, एक दूसरे की खांच में, है ना। ये हमारी एक परत। तो पहली बात तो ये है। अब देखो जब अपने 3D बना रहे हैं ना, तो 3D बनाते समय हमारे पास पहली बात तो अपने को ये समझनी है कि ये जो 2D वर्गाकार ये जो परतें हैं ना, इनको अपने एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो भैया ध्यान दो, 2D वर्गाकार जो परत होती है, जो परतें होती है, उन्हें एक दूसरे के ऊपर एक ही प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि आप ये सोचते हो कि एक से ज्यादा प्रकार में व्यवस्थित कर सकते हैं, तो आप ये गलत होते हो। क्योंकि जैसे आप दूसरा तरीका सोचोगे ना, तो वो टूटी षटकोणीय पहले बन जाएगा, अवगमन में आते ही पहले बन जाएगा। अच्छा, इसका जो मैं बता रहा हूँ एक तरीका कि ये जो टूटी वर्गाकार परतें होती है, ये एक दूसरे के ऊपर एक ही तरीके से व्यवस्थित हो सकती है। तो कैसा है वो तरीका? तो ये ध्यान दो, वो तरीका रहेगा ये इस प्रकार से व्यवस्थित। मान लो मैंने ये कहा मेरे पास में ये 2D परत है, 2D वर्गाकार परत, ठीक है। पूरी की पूरी 2D वर्गाकार परत बना देता हूं। ये मान लो ये है हमारे पास 2D वर्गाकार एक परत है, ठीक है। अच्छा, ये जो 2D वर्गाकार परत है, मैं इस परत के ऊपर दूसरी परत और है वो इस प्रकार से व्यवस्थित कर रहा हूं कि जैसे मान लो ये परत है, इसके ऊपर मैं एक परत और रख रहा हूं, ठीक है। जस्ट इसी के ऊपर एक परत और रख रहा हूं और इस प्रकार रख रहा हूं ताकि यहाँ पे ये जो अवयवीकरण रखूंगा ना, तो ये अवयवीकरण जैसे इसके ऊपर आएगा, इस पीछे वाले अवयवीकरण के ऊपर आएगा। ऐसे सारे के सारे अवयवीकरण एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। तीसरी परत रखूंगा तो भी ऐसे ऊपर आने चाहिए। मतलब मैं इसको 3D में बनाना चाहूँ ना, तो वो लगभग ऐसा दिखाई देगा इस प्रकार। यदि मैं 3D में दर्शाना चाहूँ तो ऐसा दिखेगा, और भी रिपीट हो सकते हैं ऐसे, है ना। ऐसे ही तीसरी परत और को मैं, तो ये जस्ट इसके ऊपर ऐसे। अच्छा, इसको समझना है, समझिए। तो मान लो मैं इधर से मैं इस संरचना को यहाँ से देख रहा हूँ,
ये जो कण है इस कण के जस्ट आगे है ना, ये कण है वो जस्ट इसके पीछे है ना। तो इसको मैं इस प्रकार से मैं ये लिखता हूं, ये जो इस प्रकार से समझना हमने ये क्यूब बनाया, ये घन बनाया। कैसे? तो देखो ये आगे वाले 4 कणों का केंद्र हो गया, आगे वाले 4 कणों का केंद्र हो गया। अच्छा पीछे वाले 4 कणों का केंद्र आप हो गए, तो देखो ये पीछे वाला कण और इसका केंद्र ये हो गया, ये पीछे वाला कण और इसका केंद्र ये हो गया, है ना। ऐसे इनके पीछे जो कण है उनका केंद्र ये हो जाएगा, इसके पीछे वाले कण का केंद्र ये हो जाएगा, है ना। अच्छा अब आप क्या करो, इनको सरल रेखा से मिला, तो मैं देखो इनको सरल रेखा से मिला, इनको मैं सरल रेखा से मिला, तो एक ये देखो इस प्रकार से ये क्यूब बना हुआ है, एक घन बन गया, है ना। और ये घन बना है इसलिए इसको बोलते हैं 3D सरल रेखीय सरल घनीय संरचना, ठीक है। तो ये हुआ 2D वर्गाकार जो हमारे पास संरचना थी, इससे ये 3D बनती है। नाम क्या है? ये नाम है इसका 3D सरल घनीय संरचना, ठीक है। और ये बनती कैसे है? तो आप इसमें ये लिख सकते हो, जब 2D वर्गाकार परतों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है ताकि प्रत्येक अवयवी कण ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रूप से एक दूसरे के साथ संरेखित हो जाए, तो 3D सरल घनीय संरचना का निर्माण होता है। अच्छा अब आप इसमें बात करना चाहो कि इसमें समन्वय संख्या क्या रहेगी, है ना, कि इसमें समन्वय संख्या क्या है। इसी संरचना में मैं कहूं इसमें समन्वय संख्या क्या है? समन्वय संख्या जिसको अपने क्या बोलते हैं भैया? कोऑर्डिनेशन नंबर या बोलते हैं ऑब्सेशन नंबर, ठीक है। तो देखो इसमें समन्वय संख्या आप देखना चाहते हो, तो देखो समन्वय संख्या होती क्या है? एक अवयवी कण पास वाले कितने कणों को स्पर्श करता है ना। तो देखो एक ये घन है, और घन में क्या होता है? घन में जो कण होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं, है ना। अब देखो जैसे मान लो कोई घन है और मैंने कहा घन के अंदर जो कण है वो कॉर्नर पर है, तो ऐसे घन तो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे घन तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने कहा कण यहाँ पर है, तो ये जो कण है ये कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? अपने को पता है कि जो किनारे पर होंगे वो सारे के सारे कण एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, मतलब ये कण इसको स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, इधर आने वाले इसको स्पर्श कर रहा है, आगे आने वाले इस कण को स्पर्श कर रहा है, ऊपर आने वाले इस कण को भी स्पर्श कर रहा है ना। इसका अर्थ है आप यूं भी ये कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? 6 कणों से। और वैसे भी आप देख लो, जैसे मैंने कहा ये क्लास है, घन है, और मान लो कॉर्नर पर एक कण है ना, और उस कॉर्नर पे मैंने ये कह दिया ये x उधर y है और इधर z है ना। तो x पर कण को स्पर्श कर रहा है, तो जो -x पे कण है उसको स्पर्श करेगा, प्लस y पे स्पर्श कर रहा है तो -y पे स्पर्श करेगा, प्लस z पर कण को स्पर्श कर रहा है तो -z पर जो कॉर्नर है उसके कण को स्पर्श करेगा। तो टोटल कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? ये 6 कणों को ये स्पर्श कर रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ठीक है। ये कई किताबों में आपको 8 भी लिखा हुआ मिलेगा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत होगा, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा कि 8 होगा या 6 होगा, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया सरल घनीय संरचना, इसमें समन्वय संख्या कितनी आ रही है? 6 आ रही है। जहां 8 लिखा हुआ है उसमें क्या है कि अवयवी कण एक्चुअली में वो सरल घनीय संरचना नहीं है। वो कैसी संरचना है? उसके अंदर एक अवयवी कण उसके घन केंद्र में हो रहा है, और जो घन केंद्र में होता है ना, तो हमें पता है कि अवयवी कण ऊपर वाले 4 कणों को भी टच करता है और नीचे वाले 4 कणों को भी टच करता है, तो वहां समन्वय संख्या कितनी लिखी हुई है? 8, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए सरल घनीय संरचना की समन्वय संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताओगे भैया? 6, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा अब अपने बात करते हैं
कि और इसको क्या कह सकते हैं हमने, संरचना ये होगी। कैसे बनेगा ये बता ही दिया। जब 2D वर्गाकार परतों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार विकसित किया जाए ताकि प्रत्येक विविधकण ध्रुवांतरों से रूप से एक दूसरे के साथ संरेखित हो जाए, तो 3D सरल संरचना बनती है। अच्छा, और अपने बात करें कि इसको और, अच्छा रिक्ति, इसमें कहेंगे रिक्ति क्या है, तो आप इसमें पूरा का पूरा घन तो बना हुआ है, घन के बीच वाला स्थान रिक्त है, तो रिक्ति का नाम क्या हो गया, इसमें रिक्ति का नाम है कि इसके अंदर घनीय रिक्ति होगी। रिक्ति क्या कहोगे, घनीय रिक्ति। क्लियर होगी बात। अच्छा, और क्या कह सकते हो, इस संरचना का और क्या नाम हो सकता है, तो देखो यार, मान लो ये लेयर है ए, है ना, तो ये जो सेकंड लेयर आ रही है ये भी तो ए है, उसके नेक्स्ट लेयर भी ए है, और भी लेयर आएगी तो वो भी क्या होगी, ए होगी, है ना, क्योंकि पर एक लेयर और दूसरी लेयर के प्रारूप देखें तो जस्ट एक जैसे हैं, ठीक है। सभी लेयर के अवयवी कणों के केंद्र जो है वो ध्रुवांतर और क्षैतिज रूप से एक दूसरे के संरेखित हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो पैटर्न है इस संरचना को अपने ए पैटर्न के नाम से भी जाना है। क्लियर बात। अच्छा, अब अपने बात करते हैं 2D षटकोणीय परतों से हमें पता है दो प्रकार की 3D बनती है ना, तो देखो 2D षटकोणीय परतों से जो दो प्रकार की 3D बनती है वो बनती कैसे है। जब 2D षटकोणीय परत जो होती है इनको एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करते हैं, मान लो दो परतें हैं तो मैं उनको व्यवस्थित कर रहा हूँ एक दूसरे के ऊपर, तो पहले तो वो व्यवस्था अपने को दो परतों की समझ में मिलेगी। उसके बाद जब तीसरी परत को अपने उसके ऊपर रखते हैं ना, तो तीसरी परत को रखने के दो तरीके हो सकते हैं, और उसी तरीके के ऊपर निर्भर करता है कि संरचना कौन सी बनेगी, 3D षटकोणीय बनेगी या 3D फलक केंद्रित बनेगी, ठीक है ना, 3D FCP बनेगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या फिर 3D फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है ना। तो ये अपने चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, इसमें अपने को केवल पहले दो परतों का हिसाब किताब समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दो परतों का हिसाब, मान लो मैंने ये कहा कि मेरे पास ये एक 3D संरचना है, एक 2D षटकोणीय संरचना, सॉरी 2D षटकोणीय संरचना। ये 2D षटकोणीय संरचना, इसके ऊपर मुझे दूसरी परत रखनी है, लेकिन मुझे दूसरी परत इस प्रकार रखनी है ताकि अवयवी कण, दूसरी परत के अवयवी कण जो है ना वो यहाँ पे बनी हुई खांच में आ जाए, है ना। तो मैं इस दूसरी परत को मैं इस प्रकार से, ये मैंने दूसरी परत रखी इस प्रकार। देखो ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है और है भी है। इस संरचना में देखो है क्या, कुछ जगह तो ऐसी है, ये जो मैंने लिखा, ये जो दो परतें हैं, इन दोनों परतों में देखो है क्या, जैसे मान लो इसी पार्ट की मैं बात करता हूं, कुछ जगह तो आपको ऐसे मिलेगा कि तीन कणों के ऊपर एक कण नजर आएगा, एक व्यवस्था तो आएगी। इस संरचना में दो व्यवस्था है, एक व्यवस्था तो ये है कि तीन कणों के ऊपर एक कण नजर आएगा। ये देखो ये तीन कण है और इसके ऊपर एक कण है, और कुछ जगह आपको ऐसा नजर आएगा, क्या, दूसरी व्यवस्था इसी के अंदर कि तीन कणों के ऊपर आपको
ऐसे 3 कण नजर आए, ऐसे 3 कण नजर आए। ये जैसे मैं बताता हूं, इन 3 कणों को ले लो और ये 3 कण आगे हो, ठीक है। वो संरचना कहूं तो ये 3 कण है और इसके ऊपर केवल एक ही कण है। बस यही इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्या जब टूटी त्रिकोणीय परतों को एक दूसरे की खांच में व्यवस्थित करते हैं, अवनमन में व्यवस्थित करते हैं, तो 2 प्रकार की व्यवस्थाएं एक साथ प्राप्त होती है। कौन कौन सी व्यवस्था? कुछ जगह तो ऐसा आएगा कि 3 कणों के ऊपर एक कण नजर आएगा और कुछ जगह ऐसा होगा कि 3 कणों के ऊपर 3 कण नजर आएगा, ठीक है। जहां 3 कणों के ऊपर एक कण नजर आए तो भैया ये तो ध्यान रख लेना, ये होगी चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति। हमें पता है चतुष्फलकीय को शॉर्ट में टीडी लिख सकते हैं, तो यहाँ ये चतुष्फलकीय रिक्ति है, ठीक है ना। चतुष्फलकीय संरचना आपको पता है, ठीक है, CH4 के अंदर आप बनाते हो, है ना। तो उसके अंदर क्या CH4 में 4 हाइड्रोजन है, ये मान लो ये 4 हाइड्रोजन हो गए, उनके एक केंद्र है ना, ये ऊपर वाले हाइड्रोजन का केंद्र होगा, है ना। उनके बीच में कोई परमाणु तो है नहीं, कोई कण तो है नहीं, तो वो रिक्ति है ना, तो रिक्ति का नाम क्या होगा? चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे इन तीनों के बीच में जो वॉइड है उसका नाम क्या है? टेट्राहेड्रल। क्लियर है? लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे 3 कणों के ऊपर 3 कण है, तो बीच में जो रिक्ति बनी हुई है, बीच में तो कोई कण नहीं है, रिक्ति का नाम क्या है? यहाँ पे रिक्ति का नाम है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, है ना। ये अष्टफलकीय संरचना सबको पता होता है। अष्टफलकीय संरचना के अंदर, अष्टफलकीय संरचना में आपको पता है अष्टफलकीय संरचना जो होती है किस प्रकार की है। अष्टफलकीय संरचना में 6 कण होते हैं, 4 कण तो ये मान लो प्लेन में लिए, एक कण ऊपर और ये है ना। अब ये जो 6 कण है ना, जो आपको अष्टफलकीय संरचना में नजर आ रहे हैं, एक्चुअली में ये 6 के 6 कण है ना, ये 2 ही प्लेन में है। ऊपर वाला कण और पीछे वाले ये 2 कण, ये एक ही प्लेन में है, इनके केंद्र एक ही प्लेन में। और इधर वाले दोनों कण और नीचे वाला ये कण, इनके जो केंद्र है वो एक ही प्लेन में है। इसका अर्थ है 2 ही प्लेन में 6 के 6 कण व्यवस्थित है ना। तो यदि उनके सेंटर को अपने मिला दे तो रिक्ति कौन सी बन जाएगी? अष्टफलकीय रिक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये अष्टफलकीय रिक्ति है ना, ये कितनी परतों में बन सकती है, या अष्टफलकीय रिक्ति के अंदर जो 6 कण होते हैं वो 6 के 6 कण कितने परतों में अधिकतम फैल सकते हैं। तो या ये कितनी परत में अधिकतम होते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि ये 2 ही परत में है, मिनिमम अधिकतम है, मिनिमम 2 परतों में ही ये व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो 2 परतें कैसे होंगी, एक बार फिर से सुनो। अष्टफलकीय रिक्ति में क्या कहा? इस प्रकार से अष्टफलक होता है कि मान लीजिए एक वर्गाकार प्लेन है, इसके 4 कोने होंगे, 1 2 3 और ये 4 कोने हो गए। अच्छा, इस वर्गाकार प्लेन के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक कण है और एक जस्ट नीचे यहाँ, है ना। अब इस कण का जो केंद्र है और आगे वाले 2 कणों का जो केंद्र है वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में। ऐसे पीछे वाले 2 कण ये और ऊपर वाला एक कण ये, इन तीनों के केंद्र एक ही प्लेन में। इसका अर्थ है 2 ही प्लेन में ये 6 के 6 कण व्यवस्थित हैं, और 6 के 6 कण व्यवस्थित 2 ही प्लेन में, तो हमने यहाँ 2 ही तो प्लेन बनाए हैं, और बीच में गैप जो आ रहा है उसी को हमने क्या किया? अष्टफलकीय रिक्ति। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, क्या? जब टूटी त्रिकोणीय परतों को एक दूसरे की खांच में व्यवस्थित करते हैं तो 2 प्रकार की रिक्तियां एक साथ बनती है, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। और जब तीसरी परत को रखा जाता है और तीसरी परत को इस प्रकार रखा जाए कि चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन हो जाए, मतलब चतुष्फलकीय रिक्ति तीसरी परत रखते ही चतुष्फलकीय रिक्ति न दिखाई दे, तो इसको बोलते हैं अपने 3DHC। इसमें तो क्या होगा? तीसरी परत रखते ही चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन होगा। चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन कब? तीसरी परत को रखते रिक्तियों का आच्छादन कब होगा भैया? तीसरी परत को रखते ही। वो अपने
जबकि इसमें क्या होता है, तीसरी परत को इस प्रकार रखें ताकि अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन हो। अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन, रिक्तियों का आच्छादन। समझे इसको किस प्रकार? अब मान लो दोनों संख्याएं समझते हैं हमने। मैंने ये कहा ये मेरी एक लेयर होगी, इसमें ये 3 कण है और मुझे पता है कि भाई कण 2D षटकोणीय बनानी है तो कण गर्त में होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद में मैंने कहा रिक्तियां तो एक साथ बनती है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय, है ना। मुझे चतुष्फलकीय रिक्ति का आच्छादन करना है तो मैं चतुष्फलकीय रिक्ति बना लेता हूं ना। मतलब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें इस कण के इस ये जो कांच है इस कांच में कण आना चाहिए, है ना। तो मैं यहां पर ये कह देता हूं कि ये इस प्रकार से मैंने ये सोचना है ना। इसका इन 3 कणों के ऊपर ये कण है और इन दोनों के बीच में जो रिक्ति बनी वो कौन सी बनी, टेट्राहेड्रल, है ना। अच्छा, देखना चाहो कि ये किस प्रकार से ये कण कौन सा है, तो ये कण तो दूसरी परत का ही है, ये तो मेरे को तो बना दी पूरी पेपर की बना देता हूं। पूरी परत की बना देता हूं। ये कण इसकी खांच में है, चतुष्फलकीय रिक्ति आई, है ना, चतुष्फलकीय रिक्ति है। अब मैंने कहा तीसरी परत रखनी है, इस प्रकार रखें ताकि चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन हो जाए। तो सुनो, मान लो मैं ये कहता हूं ये रिक्ति मुझे दिखाई कहां से देगी, ये रिक्ति मुझे यहां से दिखाई देगी। यदि मैं यहां से देखता हूं ना तो ये रिक्ति मुझे दिखाई दे जाएगी, क्योंकि ये जो गैप है इस गैप से मुझे रिक्ति दिखाई देगी। इस गैप के जस्ट ऊपर ही ये कण है, यहां से मैं देख रहा हूं ये रिक्ति दिखाई दे रही है। अब मैंने कहा तीसरी परत रख दो ताकि ये रिक्ति दिखाई देना बंद हो जाए। तो ये देखो तीसरी परत मैंने रखी, ये तीसरी परत रखी, ये तीसरी परत। अब होगा क्या, इस तीसरी परत का ये जो कण होगा ना वो यहां आ जाए, इसके जस्ट ऊपर आ जाए। नो डाउट इनके और इनके बीच में भी चतुष्फलकीय रिक्ति बनी हुई है, इनके और इनके बीच में भी चतुष्फलकीय रिक्ति बनी हुई है। लेकिन अब मैं यदि यहां से देखूंगा ना तो इस कण के कारण मैं तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति दिखाई देगी मुझे और मैं ये चतुष्फलकीय रिक्ति मुझे दिखाई देगी। मतलब अब जो संरचना बनी है ना क्रिस्टल के अंदर, इसका नाम है 3DHC। 3DHC क्लियर हुई बात? अच्छा, जबकि इसमें क्या था, अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन होता है। तो देखो कैसे करेंगे। अब अष्टफलकीय में हमें पता है कि 3 कणों के ऊपर 3 कण होते हैं ना, तो किस प्रकार से होते हैं। तो मान लो मैंने ये कहा मेरी ये फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ही बना देता हूं, ये फर्स्ट लेयर बना लूंगा मैं यहां। इसके ऊपर सेकंड लेयर है, तो खांच में होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ 2 कण ऊपर किए हैं, एक कण नीचे किया है, तो सेकंड लेयर में एक कण मैं ऊपर कर देता हूँ और 2 कण मैं नीचे कर देता हूं, है ना, क्योंकि खांच में स्थित करने 3 कण के ऊपर 3 कण आगे, कौन सी वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल। अब मैंने कहा तीसरी परत ऐसी रख दो ताकि इस अष्टफलकीय रिक्ति का आच्छादन हो जाए। तो देखो तीसरी परत में इस प्रकार से होगा, ये मैंने इस प्रकार से तीसरी परत की होगी। अब इस तीसरी परत का ये जो कण है ना, ये जो कण है वो क्या हुआ, इसकी खांच में आ गया, इसके कारण ये पूरा का पूरा दिखना अपने को यहां से दिखना क्या हो गया, बंद हो गया।
ये दिखाई नहीं देगा। और दिखाई नहीं देगा तो ये तो बात हमने अष्टकोणीय रिक्तियों का आच्छादन हो जाए, इसकी पद को ऐसे रखो ताकि अष्टकोणीय रिक्तियों का आच्छादन हो जाए। तो बनने वाली संरचना को क्या बोलते हैं? 3D FCC। क्लियर हो? FCC कहते हो या FCC नहीं कहते? अच्छा, यहाँ पे कुछ और बातें और सुनो। यदि मैं इस लेयर को A कहता हूं तो नो डाउट ये लेयर तो डिफाइंड है, इसको मुझे B क्या नाम देना। ये लेयर और ये लेयर तो सेम है, इसको मैं वापस क्या कहूंगा? A। इसलिए आप इस पैटर्न को क्या कह सकते हो? इस पैटर्न को आप AB पैटर्न भी कह सकते हो, AB पैटर्न भी कह सकते हो। जबकि यहां देखो, मान लो मैंने ये कहा कि ये पैटर्न A है, तो ये और ये तो अलग अलग है ना, सारे मतलब हो रहा है। यहाँ पे दो कोणों के ऊपर एक है, जबकि यहाँ दो कोणों के नीचे एक है ना, इस प्रकार से है ना। तो ये लेयर होगी B, जबकि ये C वाली लेयर तो और भी डिफरेंट है ना। यहाँ पे तो कोई पार्टिकल नहीं, यहाँ पार्टिकल नहीं, यहाँ तो पार्टिकल है, तो ये लेयर कौन सी होगी? C। तो मैं ये कहूंगा इसमें पैटर्न क्या होता है? इसमें पैटर्न होता है ABC पैटर्न होता है। अच्छा, 3D संरचनाएं जो होती है ना, ये रियल स्ट्रक्चर होती है, जबकि 1D 2D है ना, ये तो काल्पनिक होती है। तो उनका कोई एग्जांपल थोड़ी देंगे हमने। रियल स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल दिया जाता है, तो आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो। ऐसी संरचना किसमें होती है? ऐसी संरचना मैग्नीशियम में होती है, जिंक में होती है ना। दो एग्जांपल याद रखो काफी। ऐसे यहाँ पर दो एग्जांपल इसमें याद रखो। ये ऐसी संरचना जो होती है, ये कॉपर में होती है, सिल्वर में होती है, इस प्रकार की संरचना होती है ना। तो ये बात हुई हमारे पास में कि दोस्तों में निबिड़ संकलन क्या होता है 1D 2D और 3D में। नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर थोड़ा सा मैटर और है जो मैंने आपको समझाया था रिक्तियों से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे। ओके।